हाय, मैं रवि रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं सर आप? ठीक हूँ साहब। सर, जिस तरह से आप चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आप जीत सकते हैं सर। उसके लिए तो पहले आपको बधाई कि आपने चुनाव को बिल्कुल आक्रामक तरीके से लड़ रहे हैं आप। धन्यवाद साहब। सर, मुझे ये जानना है कि इस समय आप अपनी जीत के प्रति कितना आश्वस्त हैं? 100%, 100%। सर, लोग ये कह रहे हैं कि उपचुनाव जो है हमेशा सत्ताधारी दल जीतता है, और आप जो है पहले आप बहुजन समाज पार्टी में थे, फिर आप आम आदमी पार्टी में आए, उसके बाद अब आप कांग्रेस में हैं, तो अपनी जीत का दावा कैसे कर सकते हैं आप? ये कह सकते हैं सत्ताधारी दलों का ऐसा मानना हो सकता है कि सत्ताधारी दल ही हमेशा जो है उपचुनाव जीतते हैं, पर ऐसा नहीं है। उपचुनाव सत्ताधारी दल ने अगर बेहतर वर्क किए हैं, सत्ताधारी दल ने अगर समाज में अपना जो नीतिगत तरीके से अगर सामाजिक परेशानियों को दूर किया है और सत्ता में अगर सही काम किए हैं, तो स्वाभाविक रूप से उनको चुनाव जीतना चाहिए। अगर नहीं किए हैं तो उनकी एंटी इनकम्बेंसी या फिर उनके द्वारा जो भी समाज विरोधी अपने सत्ता में गुरूर में जो भी उन्होंने समाज के हित में काम न करके अपने हितों में ज्यादा काम किए हैं, तो उसको भी जो है जनता देख रही है। तो उस हिसाब से मैं समझता हूँ कि बागेश्वर का उपचुनाव खासकर आज जो है बेरोजगारों पे जिस तरीके से लाठीचार्ज किया गया, बागेश्वर में बॉबी पवार आया था तो बॉबी पवार को जो है इन्होंने बिना उसके वो कोई मंदिर में पूजा करने जा रहे थे और इन्होंने पकड़ के सलाखों के पीछे डाल दिया। तो ये कई चीजें हैं। और इसके अलावा बागेश्वर में ही मैं आपको बताऊं, अग्निवीर भर्ती में सफल न हो पाने के कारण हमारे यहाँ के जो है एक लड़के ने, बागेश्वर जिले के एक लड़के ने जो है सुसाइड कर दिया था। बागेश्वर में विकास प्राधिकरण पर एक जवान ने, एक सैनिक जो है सेना के जवान ने जो है विकास प्राधिकरण में उसका मकान का नक्शा पास नहीं हो पाने के कारण उसने सुसाइड कर दिया था। ऐसे अंकिता हत्याकांड है और भर्ती पे क्या कहते हैं पेपर लीक मामले हैं बहुत सारे। इनके हर जो टेस्ट के पेपर लीक हो जाते हैं इस तरीके के, और ट्रिपल एससी घोटाला है। तो ऐसे बहुत सारे मामले हैं जिन पर केवल सरकार द्वारा। लेकिन बसंत कुमार जी सुनिए, इस उपचुनाव की अगर मान लीजिए आप जीत जाते हैं और जनता भी ये जानती है कि आप जीत भी गए तो भी सत्ता परिवर्तन तो होना नहीं है, तो ये लोग क्यों दुश्मनी बोल रहे हैं सरकार से? क्योंकि सरकार, जनता ये सोच सकती है कि यार अगर हम मान लो बसंत कुमार अच्छे कैंडिडेट हैं, उनको जिता भी दें तो भी सत्ता परिवर्तन तो होना नहीं है, तो वो क्यों आपको वोट दे? मतलब ये दुश्मनी वाली बात जो आपने बोली, शायद आप भी उस तरीके से सोचते हैं जैसे बीजेपी सोचती है। ऐसा है क्या? आप ये बताइए। नहीं सर, क्या है? मैंने एक आम धारणा वाली बात बताई जो हमारे पहाड़ों में या आम नागरिक सोचता है। आम धारणा में तो बागेश्वर में पूरी धारणा बदली हुई दिख रही है। दुश्मनी मोल लेने का सवाल ये है। आप ये बताइए, अगर मैं सत्ता पक्ष नहीं जीतता है, विपक्ष जीत जाता है ये उपचुनाव, तो क्या दुश्मनी हो जाएगी विधानसभा की? यानी कि जो 19 विधानसभाएं जो विपक्ष ने जीती हैं, उन 19 विधानसभाओं में सत्ता की दुश्मनी है जी। मैं आपको बता दूं, ये देश जो है ना बाय द पब्लिक टू द पब्लिक और फॉर द पब्लिक के फॉर्मूले से चलता है जी। और यहाँ विधानसभा में अगर हम सदन में बैठते हैं और पूरे प्रदेश के लिए अगर बजट का वितरण किया जाता है, तो उस विधानसभा के लिए भी वही उसकी आवश्यकता अनुसार वही बजट दिया जाता है जो विधानसभा उनकी अपनी सत्ता दल की नहीं होती है। इसमें ये कहाँ से आ गया? मतलब कैबिनेट में तो वैसे भी 11 लोग होते हैं जी। ये बात नहीं है। हाँ, ये बात है कि बागेश्वर विधानसभा के लोग अगर मुझे चुनते हैं तो बागेश्वर विधानसभा को और ज्यादा मजबूती मिलती है। और ज्यादा मजबूती इसलिए मिलती है क्योंकि सत्ता में तो 45 बैठे हुए हैं जी, ठीक है। तो और ज्यादा मजबूती इसलिए मिलती है, मैं विपक्ष में बैठकर और तेजी से और भी ज्यादा जागरूक तरीके से बागेश्वर विधानसभा की जरूरतों को बताकर और उन अधिकारों को जो बागेश्वर के संवैधानिक राइट्स हैं उनको लाने का काम कर सकता हूँ। मतलब आपने वहाँ के मतदाताओं को ये भरोसा जताने का पूरा प्रयास कर लिया है कि अगर आप जीते तो आप बागेश्वर की जनता के साथ साथ उत्तराखंड की आवाज भी सदन में रखेंगे। अब आपको मैं बताऊं, बागेश्वर की जनता के भरोसा जताने की आवश्यकता नहीं है। वो ऑलरेडी मुझ पे पहले से इतना भरोसा करते हैं। दूसरी बात, वो बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि बसंत कुमार ही वो व्यक्ति है जो विधानसभा में पहुंचकर बागेश्वर की आवश्यकताओं के अनुसार, बागेश्वर की जरूरतों के अनुसार, बागेश्वर के अधिकारों को लाने के लिए सदन में बेहतर तरीके से पैरवी कर सकता है, बोल सकता है।
और सर ये चंद्रराम दास जी लगातार 4 बार जीते और उनके जीतने का जो अंतर है वो बढ़ता ही चला गया, तो उनकी अपार लोकप्रियता के बीच आप अपने आप को कहाँ फिट पाते हैं सर? ये आंकड़े भी आपके दुरुस्त नहीं है। चंद्रराम दास जी जब भी जीते हैं उनके एक ही बार उनका जो है वोटिंग परसेंट बढ़ा है। 2000 जब मैं प्रत्याशी के रूप में मैदान में नहीं था जी, मैं आपको बताऊं 2012 में जो है उनका वोटिंग परसेंट बढ़ा। जी। 2017 में वो 33,000 वोट लाए। 2022 में 33,000 वोट वो 65,000 वोटों में से लाए थे। 65,000 वोटों में से 33,000 वोट लाए थे 2017 में। 2022 में उनका वोटिंग परसेंट गिरा और 75,000 में से 32,000 वोट लाए हैं वो। सर इसमें तो कोई दोहराई नहीं है कि आपको 2022 में 16,000 के आसपास वोट मिले और कांग्रेस को मिले हैं 20,000 वोट, यानी कलेक्टिव वोट है 36,000 वोट और उनको मिले 32,000, यानी कि 4,000 वोट आप ही कर रहे हैं। ये सवाल मैंने अभी उनके गौरव दादी से पूछा है, आपसे ठीक पहले मैंने उनका इंटरव्यू लिया है। तो सर मुझे जानना है कि इस समय, और उसमें मैंने ये कहा भी कि जहां वो 36,000 वोट 4,000 वोट आप करें, आप कहाँ जीत की उम्मीद करते हैं? तो सर मेरा आपसे सवाल ये है कि आप 4,000 वोट अभी भी एज कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं उनसे, तो ऐसे में अपनी जीत के प्रति आप अति आत्मविश्वास में है या अभी भी आप कांटे की टक्कर मान रहे हैं? देखिए मैं आपको बताऊं ये क्वेश्चन भी जो है निकल चुकी है। यहाँ तो एक तरफा है, एक तरफा आपको देखने को मिलेगा। अभी आप वोटिंग हो जाने दीजिए और काउंटिंग जिस दिन होगी आपको एक तरफा देखने को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी को जो वोट पड़ता है जी, भारतीय जनता पार्टी को आप समझिए कि कांग्रेस का सैंपल दिखाया जाए और भाजपा का सैंपल दिखाया जाए, भारतीय जनता पार्टी के सैंपल को जो वोट पड़ता है उतना ही वोट उनको पड़ेगा। वो जिसको कैडर वोट कहा जा सकता है, वो कैडर वोट मुश्किल से मुझे लगता है 10 से 15,000 होगा। सर देखिए मैंने चंपावत उपचुनाव भी कवर किया धामी जी का, उसमें कांग्रेस गुटबाजी थी, इधर थी उधर थी, कहीं दिख नहीं थी, लेकिन आपके चुनाव में कांग्रेस में एकजुटता भी मैंने देखी और प्रचार भी आक्रामक देखा। तो ये जो उत्साह है ये बसंत कुमार जी के कारण आया, उनको लगा कि जीत मिल रही तो इसलिए कांग्रेस एकजुट हो गई? नहीं, यह सारी बातें शामिल हैं, ऐसा नहीं है। और हम आए तो पुराने लोग भी आए हैं जो यहाँ बागेश्वर विधानसभा से पहले चुनाव लड़े हैं। माजिला जी कांडा काफली गए विधानसभा सीट से, कांग्रेस के विधायक रहे हैं, वो बीजेपी में चले गए थे, वो वापस आ गए। ऐसे ऐसे पुराने जो 2022 में कांग्रेस के से नाराज होकर भैरवनाथ जी चुनाव लड़ रहे थे, बालकृष्ण जी लड़ रहे थे दूसरे, तो वो सब इकट्ठे हो गए, वो हमारे साथ खड़े हो गए। ये तो हमारी मित्रता का सवाल है, हम लोग कितने बेहतर तरीके से अपने संगठन को बना सकते हैं। कोई गुटबाजी थी नहीं, वहां भी नहीं थी, हो सकता है सामंजस्य की कमी रही हो, गुटबाजी तो मैंने देखी नहीं। और मैंने जब आग्रह किया सभी लोगों से तो वो सभी लोग इकट्ठे नजर आए मुझे। ये जो इस समय जब हम बात करते हैं, जैसे हम मतदाता है, पहले आप बहुजन समाज पार्टी में थे, फिर आप आम आदमी पार्टी में आए, आम आदमी पार्टी में होते आपने बहुत गाली दी कांग्रेस को, अब आप कांग्रेस में है, तो दल बदल किया, तो दल बदलू नेता की छवि के तौर पर आम मतदाता थोड़ा घबराएगा नहीं यार ये बाप कहीं फिर दल बदल ले, तो उस छवि से कैसे पार पाएंगे आप? राजनीति परिस्थितियों का खेल है। आप समझते हैं जनता जिसको जहाँ पे रखती है वो जनता के हिसाब से चलते हैं। आप इक्वेशन सामने देख रहे हैं कि मुझे 16,000 वोट पड़े, कांग्रेस को 20,000 वोट पड़े, 22 लाख भारतीय जनता पार्टी जीतती रही। और आप इसको ये देखते हैं कि नहीं जी आपने तो दल बदला, तो चंद्रराम दास जी अगर वो दल बदलू थे, उनको चुना बागेश्वर की जनता ने, तो फिर मुझे भी चुनेंगी, उसमें क्या बुराई है? आप अगर दूसरे को पाक साहब साबित करना देख रहे हैं तो अलग बात है। मैं तो कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चंद्रराम दास जी रहे, वो भी पहले बहुजन समाज पार्टी में थे, फिर कांग्रेस में आए, फिर भारतीय जनता पार्टी में आए। तो ऐसा ये इस तरीके का परसेप्शन क्रिएट करना कि नहीं जी ये तो दल बदलते हैं। देखो जहां कुल मिला के अंतिम उद्देश्य बागेश्वर विधानसभा की जनता की सेवा करना है, ये मेरा लक्ष्य है। मुझे बागेश्वर विधानसभा की जनता की सेवा करना है। असेंबली में बागेश्वर के सवाल उठाने हैं, असेंबली में बागेश्वर के जरूरतों के लिए, बागेश्वर के विकास के लिए, बागेश्वर के रोजगार के लिए, बागेश्वर की जो प्राकृतिक धरोहर है यहाँ पर, उन संपदाओं को बेहतर बनाने के लिए मुझे सदन में आवाज उठानी। बसंत कुमार जी एक सवाल मुझे और है, जब आप बहुजन समाज पार्टी से 11,000 वोट लाए, आम आदमी पार्टी में रहे 16,000 वोट लाए, यानी आपका वोट बड़ा है, आपका अपना। और मैंने एक रिपोर्ट बनाई उसमें ये कहा भी कि बसंत कुमार जी की अपनी एक फैन फॉलोइंग है जो बीजेपी पर बहुत भारी पड़ सकती है। तो सर मुझे जानना है ये लोग इतना प्यार क्यों करते हैं आपसे? मतलब आप बहुजन समाज पार्टी में रहे 11,000 वोट, फिर आप दूसरी पार्टी में आते 16,000 वोट, तो ये प्यार जो लोगों का मिलता है उसके पीछे कारण क्या है सर, ये मुझे जानना है।
जो बाद में 11,000 के बाद 16,000 वोट पड़ा जी। और वो जो 5,000 वोट बढ़ा वो नवयुवकों का वोट है। वही मुझे जानना है सर, समझिए, वही मुझे जानना है सर, वो भी समझिए। और मैं आपको बताऊं, प्यार जो है, इंसान जो है इंसान कमाना सीख ले, मानवता, इंसानियत और भाईचारे से जीवन जीना सीख लें। अगर हम दुर्भावना को त्याग कर, आज भारतीय जनता पार्टी मैन टू मैन टारगेट कर रही है, मेरे लोगों को टारगेट करती है, मुझे टारगेट करती है, किसी भी तरीके से मुझे कहीं पर भी परेशान करने की कोशिश करती है। लेकिन लोकतंत्र की परिभाषा में ये कहीं नहीं आता है। लोकतंत्र इसलिए नहीं है कि हम राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता को, राजनीतिक द्वेष भाव को जो है व्यक्तिगत द्वेष भाव में जो है उसको परिणित कर दें। ऐसी भावना से देश नहीं चल सकता है। हम आफ्टर ऑल सब मिलकर एक आदर्श राज्य की कल्पना के साथ राजनीति कर रहे हैं। एक आदर्श राज्य की कल्पना के साथ ही हम एक जो है पॉलिटिकल ग्राउंड में खड़े हैं। हमारा अंतिम उद्देश्य आने वाली पीढ़ी को बेहतर वातावरण देके जाना है, ये सोचना पड़ेगा। ऐसी सोच के साथ अगर आप समाज में जाएंगे तो समाज वास्तव में आपके साथ प्यार करेगी। इस समय अपनी जीत का दावा आपने किया, कितने वोटों से आप अपनी जीत को देख रहे हैं? मैंने बोल तो दिया आपको, भारतीय जनता पार्टी को उसका कैडर वोट पड़ेगा 10 से 15,000, यानी कि लगभग 15,000 से अधिक वोटों से आप जीत रही है, मान रहे हैं आप? 15,000 कैसे हो गए, फिर तो और ज्यादा हो गए ना। हाँ, मतलब वही 15,000 से अधिक वोटों से आप जीत मान रहे हैं अपनी। जी जी जी। देखिए, दोनों मेरे सर, ये गौरव दास जी ने भी यही बोला, मैं आप दोनों से कह रहा हूँ, जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत आकलन है, जो मैंने आपको गौरव दास ने बोला कि पार्वती दास ने बोला? जी, देखिए, वहां तो मेरी उसे बात नहीं पाई, बात तो मेरी गौरव दास जी से हुई है सर। मैं यहाँ मेरा आकलन है, मैं एज ए जर्नलिस्ट मैं आपको कड़ा उम्मीदवार मानता हूं और मुझे लगता है आप जीत भी सकते हैं, तो कोई दोहराई नहीं है, क्योंकि जो सूचनाएं मिल रही हैं आप बहुत कड़े उम्मीदवार हैं और इसमें कोई दोहराई नहीं कि भाजपा में एडी चोटी का जोर लगा रही है, लेकिन कांटे की टक्कर है, क्योंकि सहानुभूति लहर भी है। तो मुझे लगता है कि जो भी जीते 1500 से आसपास के ही आसपास कोई जीतेगा सर, क्योंकि जीत का दावा मैं भी नहीं कर सकता किसी का भी। ये सर पहला सा चुनाव होगा जिस पर मैं जीत का दावा नहीं कर पा रहा हूं। शायद आप मुझे पहली बार मेरी आपसे बात हो पा रही है। मैंने उत्तराखंड के जो भी चुनाव हुए हैं उसकी हमेशा भविष्यवाणी की है कि ये जीतेगा और वही आस्था जीते हैं, पर ये पहला ऐसा चुनाव है जिस पर मैं भविष्यवाणी नहीं कर पा रहा हूं। उसके लिए आपने जो कड़ी प्रतिनिधित्व दी है सर, उसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं। बागेश्वर में हमेशा भविष्यवाणी असफल रही है। पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और मेरी टक्कर बताई जा रही थी और मैं तीसरे स्थान पर था। इस समय जो, क्योंकि चुनाव आचार संहिता लागू होती नहीं है, जो प्रशासनिक अमला है वो आपको परेशान कर रहा है या कहीं पर शेन मार सकता है? प्रशासन क्या साथ है आपका या विरोध में है? प्रशासन पूरे तरीके से सत्ता के पक्ष में और हमारे पक्ष में रहता है और उसमें उनकी मजबूरी भी है, उनकी कोई गलती नहीं है। तो सर ऐसी स्थिति में आज जीत कैसे मिलेगी फिर आपको? मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं कि नहीं, मैंने ये कहा कि अगर प्रशासन आपके साथ नहीं है, प्रशासन सत्ता के साथ है, तो आपकी जीत पे असर पड़ सकता है उसका, ये पूछ रहा हूँ सर मैं। मेरी जीत पे असर पड़ने का सवाल ही नहीं होता है। मैं आपको बताऊं, हम लोग जो है ये जानते हैं कि मन से वोट डाला जाता है जी। मत जो है मन से किया जाता है और मन को जो है ना ये किसी के नहीं बदल सकते हैं। ये प्रशासन को इस डंडा दिखा के, लाठी दिखा के मन थोड़े ना चेंज कर देंगे। हाँ, इतना जरूर है, अभी तक जो चुनावी प्रचार प्रसार की प्रक्रिया चल रही थी अब तो बंद हो गया है, तो कड़ी आचार संहिता लगी हुई है। इससे पहले इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रचार प्रसारक लोगों को और उनके प्रशासन ने जो है छूट ढील देने का काम किया है, उनको सहयोग करने का काम किया है और हमको जो है उसका थोड़ा सा वो हुआ है। लेकिन हम उससे पहले, मैं इस प्रचार को केवल ये 17-18 दिन जो चुनाव आयोग ने दिए उसी को नहीं मानता हूँ। मैं 2017 से जो कर रहा हूँ उसका परिणाम आज निकलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप बड़ी टक्कर दे रहे हैं, उसमें एक उत्तराखंड में नया आयाम लिखा जाने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, थैंक यू सर।